सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के ट्यूटोरियल क्लास में, जहां पे द हिंदू के आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं हर रोज उस खास अंदाज में जिससे ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को हम सीख सकें। आज लेने वाले हैं टू टुगेदर सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल। जो भी आप मेरे साथ सीखोगे इस 40 मिनट की क्लास में वो सारा समराइज होगा इस क्विज के अंदर। अगर आपने फोकस के साथ पूरी वीडियो को देखा होगा तो ये क्विज को 100% एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व करेंगे। क्विज थोड़ा डिफिकल्ट है मानता हूं, लेकिन अगर फोकस दिया है तो डिफिकल्ट से क्या डरना है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में मैं खुद आपको लाइव करवाऊंगा, आपको मालूम चले आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी रही। शुरू करते हैं अपनी क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे टू टुगेदर, टू मतलब दो, टुगेदर मतलब साथ, दो लोग साथ में आए हैं और बात हो रही है ऑन इंडिया यूएस टाइज एंड चाइना। बात हो रही है इंडिया और अमेरिका के रिश्तों की और बात हो रही है चाइना की, है ना। तो ये सब तीनों लोग जो हैं, तीनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी तरीके से टू टुगेदर होके 2+2 की बातचीत के अंदर। अब देखो ये क्या है, ये मालूम चलेगा इसको डिटेल में देखने के लिए टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, यहां से पता लगेगा। कह रहा वाइल स्ट्रेंथनिंग इट्स यूएस टाइज इंडिया मस्ट नॉट लेट दिस इंटरफेयर इन द डिस्प्यूट विद चाइना। कह रहे जब हम स्ट्रेंथन कर रहे हों, जब हम मजबूत बना रहे हों, मजबूत बनाते हुए अपने अमेरिका से रिश्तों को, है ना, ऐसा करते हुए इंडिया को नहीं कर देना चाहिए लेट, इंडिया को नहीं देनी चाहिए इजाजत। ये समझाऊंगा लेट क्या होता है। इंडिया को नहीं इजाजत देनी चाहिए इसको इंटरफेयर करने की डिस्प्यूट के अंदर चाइना के साथ। तो स्ट्रेंथन करो अमेरिका के साथ, जितने मर्जी अच्छा करो रिश्तों को, लेकिन इस रिश्तों को मजबूत बनाने के काम में ना इंडिया को चाइना से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इन रिश्तों को चाइना के रिश्तों के बीच में नहीं लाना चाहिए। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? चलो आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। सब्जेक्ट था आपका इंडिया, मस्ट नॉट लेट थी इसकी वर्ब। जिसने ये पकड़ा वही ये सेंटेंस समझ पाएगा। अगर आप स्ट्रेंथनिंग को वर्ब समझते हो, टाइज आपको कहीं ना कहीं से वर्ब लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये सेंटेंस आप कभी भी समझ नहीं पाओगे। सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने ग्रीन और पिंक कलर में मार्क्ड है। जैसे ही आप इसको पकड़ोगे ना सेंटेंस आपके सामने खुल जाएगा। मैं क्या करता हूं, मैं हर सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा मार्क करता हूं, अपने दिमाग में भी करता हूं और आपके लिए भी करता हूं। ये ग्रीन में सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पूरे ट्यूटोरियल में आप मुझे फॉलो करोगे, मेरे सब्जेक्ट से अपना सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब मिलाते जाओगे, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। करके देखो इस एक्सरसाइज को, है ना। चलो आ जाओ। अभी देखने वाली चीज थी लेट क्या है और ये इंटरफेयर क्या है। दो वर्ब्स कैसे आ गई इस एक ही सेंटेंस में, लेट भी वर्ब है और इंटरफेयर भी वर्ब है, ऐसा कैसे हुआ? ध्यान से देखना। ये होती है कॉजेटिव वर्ब्स। मैं इसकी एक अलग क्लास लूंगा। कॉजेटिव वर्ब्स आधे घंटे का चैप्टर होता है, लेकिन आपको आज तैयार कर देता हूं मैं कॉजेटिव वर्ब्स को कैसे यूज करना है ना। एक क्रैश कोर्स जैसा है ये। 3 ही कॉजेटिव वर्ब्स हैं, हैव, गेट और मेक। कुछ लोग 5 बताते हैं, गलत बताते हैं। ये 2 सूडो कॉजेटिव वर्ब्स होती है, लेट और हेल्प, है ना। क्यों सूडो होती है? देखो कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब होता है कोज करवाना। मैं आपसे कोई काम करवाऊं ना, आपको कोज करूं किसी काम को करने के लिए, तो होती है कॉजेटिव वर्ब, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं भाई पानी ले आओ, जैसे मैं आपसे बोलूं भाई मेरे बाल काट दो, जैसे मैं आपसे बोलूं, ये कोई किसी से भी बोले भाई मेरी गाड़ी धो दो। आपने जब किसी से कोई काम करवाया तब आप इस वर्ब को यूज करते हैं। हैव, गेट और मेक 3 पॉजिटिव वर्ब्स हैं। ये 2 वर्ब्स और हैं, लेट और हेल्प, जिनको सूडो पॉजिटिव बोला जाता है, क्योंकि जैसे ये तीनों चलती है ना वैसे ही ये दोनों चलती हैं, लेकिन इसके अंदर किसी से कोई काम नहीं करवाया जाता। तो देखने में लगता है पॉजिटिव है, पर एक्चुअल में सूडो पॉजिटिव है, इनका पॉजिटिव वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखो इनको कैसे बनाया जाए, इनका मतलब क्या होता है और क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखी हुई हैं एक्टिव और पैसिव के अंदर। याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक दिमाग के अंदर गांठ लगा लो, पॉजिटिव वर्ब्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं एक्टिव में, और पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। फिर सुन लो, पॉजिटिव वर्ब्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगी एक्टिव में, और पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगी। इतना तो याद रख सकते हो ना। अब देखो इनको यूज कैसे करना है। पहले मैं हैव नाम की वर्ब को यूज कर रहा हूं। गब्बर हैड बसंती डांस ऑन अ सॉन्ग। सेंटेंस का मतलब निकालो। गब्बर ने बसंती से नचवाया एक गाने पे।
देखो कॉज किया बसंती को इस काम को करने पे, बसंती को मजबूर किया गया है, गब्बर ने बसंती को मजबूर किया कि वो नाचे एक गाने पे। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? ये हैव वर्ब यही काम कर रही है ना। हैव की थर्ड फॉर्म फास्ट में हो गई हैड। अगर गब्बर के लिए मुझे सिंगुलर फॉर्म जो है सेंटेंस की जो है प्रेजेंट में यूज करनी होती तो मैं हैज यूज कर लेता। गब्बर और सांबा दोनों होते तो मैं हैव यूज कर लेता। समझ गए ना? तो हैज, हैव और हैड तीनों यूज होती हैं। आ जाओ इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से देखते हैं। इसकी जगह पर मैं गेट को यूज करना चाहूं तो गब्बर गॉट बसंती डांस ऑन ए सॉन्ग। गेट में थोड़ी सी दिक्कत है, गेट में टू प्लस में V1 आएगा ना कि V1, मतलब बेयर इंफिनिटिव नहीं बल्कि यहां पे आएगा टू इंफिनिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा? गब्बर गॉट बसंती टू डांस ऑन ए सॉन्ग। अभी तक समझ में आया? फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं लेकिन गेट के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ में टू भी आता है, इंफिनिटिव भी आता है। चलो अगर मैं यहां पे मेक यूज करना चाहूं, गब्बर मेड बसंती, अब यहां से टू फिर निकाल दो। समझ गए ना? सिर्फ और सिर्फ गेट वाली जो पॉजिटिव वर्ब है ना उसके अंदर टू आएगा, हैव और मेक में टू नहीं आएगा। तीनों का मतलब यही है, गब्बर ने बसंती से नचवाया। तो ये हो गई पॉजिटिव वर्ब्स एक्टिव में। अब एक काम करते हैं, आपने एक्टिव वाला तो सीख लिया है ना, अब पैसिव वाला सीख लेते हैं। ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक सिंपल सेंटेंस लेता हूं, ठीक है ना। आई हैड माई कार वॉश्ड बाय हिम, क्या लगा यहां पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअल में ये पैसिव नहीं है, ये सेंटेंस एक्टिव में है। पैसिव इसमें क्या है? मैंने अपनी कार को धुलवाया उसके द्वारा। देखो यहां पे जो वर्ब के बाद में आ रहा था उससे हमने कुछ काम करवाया था, बसंती से नचवाया गया था, लेकिन यहां कार से क्या कुछ धुलवाया गया क्या? नहीं, कार को धोया गया है। मतलब कार जो है ना, कार उसके ऊपर कुछ काम हुआ है, इसलिए मैं इसको पैसिव पॉजिटिव वर्ब बोल रहा हूं। जब जब आप पैसिव के अंदर यूज करेंगे हैव समवन समथिंग डू समथिंग, है ना, तो यहां पे डू नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई हैड माई कार वॉश्ड बाय हिम। वैसे आप बोल सकते हो आई गॉट माई कार वॉश्ड बाय हिम, मैंने उससे अपनी कार को धुलवाया। तो ये हो गया पैसिव वाला मीनिंग। मेक लगा करके कभी भी पैसिव नहीं बनता है। आई मेड माई कार वॉश्ड बाय हिम, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता है। मेक के लिए अपने पास एक अलग पैसिव है, वो देख लें। मैं अगर इसी सेंटेंस को देखूं, गब्बर मेड बसंती डांस ऑन अ सॉन्ग, इसका पैसिव बना सकता हूं मैं मेक फॉर्म को लेकर के। मैं बोल सकता हूं बसंती वॉज मेड टू डांस ऑन अ सॉन्ग, यहां पे V1 आएगा, है ना। मेड टू डांस ऑन अ सॉन्ग। तो ये मेक का जो होता है, जो पैसिव फॉर्म होता है, और गॉट और हैव का पैसिव ऐसा होता है, आप जिस चीज पे जो काम करोगे उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे। ये जो मैंने आपको समझाया इस चार्ट से आप पूरा देख सकते हो। अलग से वीडियो लूंगा, चिंता मत करो, है ना। एक बार रैप अप कर लेना इस सेशन को, यहीं पे आपका थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए। पॉजिटिव वर्ब्स प्रेजेंट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। अगर आप हैव लगा रहे हो तो हैव समवन डू समथिंग प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गेट के साथ भी यही होगा, लेकिन V1 के साथ में टू आएगा। मेक के साथ भी यही होगा पर टू नहीं आएगा। हैव और मेक एक जैसे, गेट में टू आएगा। पॉजिटिव वर्ब्स अगर काम किसी चीज के ऊपर करवाएंगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगी। हैव समवन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट समवन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर मेक जो है ना वो ऐसे नहीं चलती है। मेक पूरे सेंटेंस को पैसिव में बदल देती है, पर मेक के साथ में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। आज के ग्रामर क्विज में ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपका कवर होगा। अब देखो लास्ट में सूडो पॉजिटिव बची, ये दोनों जैसे ये चलती है ना वैसे ही चलती हैं। लेट का मतलब होता है परमिट करना। ही लेट अस गो, ही वुडेंट, ऐसा लिखता हूं मैं, ही वुडेंट लेट अस गो, वो हमें जाने नहीं देगा। लेट के बाद में जिसको जो काम नहीं करने दिया जाएगा उसको आप बेयर इंफिनिटिव बना करके लिखोगे। ही वुडेंट लेट अस गो, ना कि यहां पे गोन, ना कि यहां पे वेंट, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्प का मतलब यही है, ही हेल्प्ड अस लिफ्ट द बैग, उसने हमें हेल्प किया बैग को लिफ्ट करने में, है ना। ही हेल्प्ड अस लिफ्ट द बैग। यहां पे बेयर इंफिनिटिव की जगह पे आप टू इंफिनिटिव भी लगा सकते थे, टू लिफ्ट द बैग भी आ सकता था हेल्प के साथ। लेट के साथ नहीं आता, हेल्प के साथ में चाहे टू इंफिनिटिव लगाओ चाहे आप बेयर इंफिनिटिव लगाओ, दोनों एक ही बात है। समझ गए? बस यही पॉजिटिव वर्ब्स होता है, सारा पॉजिटिव चैप्टर इसमें आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहां पे लेट के बाद में इंटरफेयर लिखा हुआ है, स्यूडो पॉजिटिव वर्ब है। लेट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनिटिव यहां पे इसने लगाया है। देखो थोड़ी लंबी हो जाती है वीडियोस, पर ये आप कहां सीखोगे? किसी अच्छी किताब को पढ़ के। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए पूरी किताबों वाली ग्रामर को मैं आपको
इंटरेक्टिव लैंग्वेज में समझाता हूं। यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम्स के। अगर आप फोकस कर सीख सकते हो तो आपका ये पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करें आगे, एक समरी दे दूं मैं आपको। देखिए, इंडिया और अमेरिका के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हो रही है। वहां से फॉरेन मिनिस्टर आएगा, डिफेंस मिनिस्टर आएगा, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, 2+2 मतलब 4 लोगों की मीट हो रही है। इन मीट के अंदर जो भी चल रही है, सबसे बड़ा इश्यू है चाइना। माइक पॉम्पियो जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर बन के आए हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह ही दिया है कि चाइना के लिए ही हम इस मीट को कर रहे हैं और आगे भी कई कंट्रीज के साथ करेंगे। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो काम कर रहा है ना अमेरिका इंडिया के साथ और इंडिया अमेरिका के साथ, ये इस चीज को प्रूव करता है कि इलेक्शंस में कोई भी जीते, इंडिया और अमेरिका के टाइज बहुत लंबे समय तक जो है ना अच्छे रहने वाले हैं। क्योंकि अभी इन मीट्स के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, जो कि चाहे जो बाइडेन आए ना, उनकी सरकार भी उन एग्रीमेंट्स को नहीं छोड़ सकती। मतलब पक्की तरह से हमने अपने टाइज को बना लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। दूसरी चीज ये कह रहा है, रिश्ते जरूर अच्छे हो गए हैं इंडिया और अमेरिका के, लेकिन इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया ने चाइना को इन रिश्तों के बीच में नहीं घसीटा। अमेरिका ने बहुत उकसाया इंडिया को कि चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे, पर इंडिया अपनी आज भी उस पॉलिसी पे कायम है, मैं कभी भी अपने दुश्मन की, अपने पड़ोसी की आपसी रिश्तों की बुराई वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं करूंगा। आप कभी भी देखेंगे इंडिया कभी भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं चिल्लाता कि चाइना ने हमारे साथ ऐसा किया या पाकिस्तान ऐसा करता है। जनरली चाइना और पाकिस्तान को आप ऐसा करते हुए देखेंगे, पर इंडिया की पॉलिसी क्या है? आपसी रिश्तों को आपस में बैठ के सुलझाया जाएगा, ना कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे चीख चिल्ला करके, गला फाड़ के अपना जो है नुकसान किया जाएगा। बस इस बार भी इंडिया ने वही किया, रिश्तों को अच्छा बनाया, लेकिन एक बार भी चाइना के बारे में बात नहीं की, क्योंकि इंडिया मानता है हमारे आपस की बात है इंडिया और चाइना की, इसमें अमेरिका को बीच में ना घसीटा जाए। तो कह रहा है बहुत ही वेलकम पॉलिसी मूव है इंडिया का। यही चीज है जो इंडिया को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अलग बनाती है। बस यही आज की इसकी समरी है ना। इंडिया को बहुत अच्छे से अपलोड कर रहा है, वेलकम कर रहा है इंडिया की मूव की, अपलोडिंग इसकी टोन है। शुरू करते हैं अपने एडिटोरियल को। चलिए, जो चीज मैं रोज बताता हूं फिर से रिपीट करूंगा। अगर ग्रामर कमजोर है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हो, कुछ पता ही नहीं चलता करना क्या है, तो आपको ग्रामर स्ट्रक्चर्स को फिर से देखना पड़ेगा। इसके लिए चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट रखी है 28 वीडियोस की। होम पेज पे जाकर के कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वाईटी, इस प्लेलिस्ट को शुरू से लास्ट तक चलाएं, ठीक है ना। अगर आप इसको एक वीक में देख लेते हैं ना, ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, धीमे धीमे करके आप भी पढ़ने लगेंगे जैसे मैं पढ़ता हूं। इन्हीं वीडियोस के नीचे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस हैं। जब आप अपनी प्लेलिस्ट पूरी कर लो तो उसके बाद ही इन वीडियोस को आप खरीदो। ये आप मेंबर बन करके इन वीडियोस को देख सकते हैं, आपके एग्जाम में बूस्ट करने के लिए आती हैं, स्कोर को काम है ना। अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो पहले प्लेलिस्ट पूरी करें ग्रामर वाली, है ना, ग्रामर की प्लेलिस्ट पूरी करें, फिर ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और अपना जो है कंट्रीब्यूशन देकर के मुझे ज्वाइन करें। ये वही कंटेंट है जो 2000 रुपए देकर के बाजार में आप दूसरे ऐप से या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेते हो, वही कंटेंट को मैं छोटी सी फीस के अंदर आपको अवेलेबल करवाता हूं। शुरू करें, चलो आ जाओ। कह रहा वाइल्स, हाँ ये हो गया ना। कह रहा था इंडिया यूएस फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स मीट फॉर द 2+2 मैकेनिज्म just a week before the US elections is a proof that bilateral ties between the two countries are on a firm footing. कह रहे अमेरिका और इंडिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर की मीट यहां पे एक नाउन है, ध्यान दें, यहां पे वर्ब नहीं है। कह रहे इंडिया और अमेरिका के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर की आपसी जो मुलाकात है, मीट है, और किसके लिए? 2+2 मैकेनिज्म के लिए। अच्छा, कब? महज एक वीक पहले। अच्छा, किसके? अमेरिका के इलेक्शंस के, यूएस इलेक्शंस। कह रहे ये जो मीट है ना, इज अ प्रूफ, ये एक सबूत है, दैट वो ये कि बायलेटरल टाइज जो हैं, दो तरफा रिश्ते जो हैं दोनों कंट्रीज के, बिटवीन द टू कंट्रीज आर ऑन ए फर्म फुटिंग, वो एक मजबूत फुटिंग के ऊपर है। फर्म फुटिंग क्या होता है? फर्म मतलब मजबूत, फुटिंग मतलब कदम। जब आपका सॉलिड ग्राउंड होता है ना, जहां पे आपने पाम जमा लिए होते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड फर्म फुटिंग। दोनों के रिश्ते बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पे हैं, फर्म फुटिंग पे कहना चाह रहा है। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल है। जिसको पता लग गया मीट मेरा सब्जेक्ट है, अगर आपने इस मीट को वर्ब माना है ना, इस सेंटेंस को आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए बोलता हूं मेरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब मार्क करते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑस्टेंसिबली द पर्पस वाज टू कंडक्ट एन एनुअल रिव्यू ऑफ टाइज एंड टू रैप अप द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन मैनेज एग्रीमेंट बैका for geospatial cooperation, the last of the 3 enabling agreements which will facilitate
easier interoperability between the Indian and American defense forces। कह रहे ऑस्टेंसिवली, जाहिर तौर पे, ऑस्टेंसिवली क्या होता है, जब आप कोई काम को साफ साफ तरीके से सबको दिखाने के लिए करते हो ना, उसको कहते हैं ऑस्टेंसिबल वे में। तो कह रहे जाहिर तौर पे, एविडेंटली या क्लियरली, जो पर्पस था कंडक्ट करने का इस एनुअल रिव्यू को इन रिश्तों के, टाइज के, और तो था वो रैप अप करने का इस बैका नाम के एग्रीमेंट को, है ना, इसकी फुल फॉर्म इसने दी है। ये वो एग्रीमेंट है जो आखिरी है तीन उन बहुत ही इनेबलिंग, तीन उन बहुत ही पावरफुल एग्रीमेंट्स का, जो कि फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे इजी वे के अंदर आपसी ऑपरेशंस को दोनों कंट्रीज के डिफेंस फोर्सेस के अंदर। समझ गए ना? पर्पस जो था वो था एनुअल रिव्यू करना रिश्तों का और कंक्लूड करना इस एग्रीमेंट को, और जो कि बहुत ही पावरफुल एग्रीमेंट है जो कि इस चीज को हेल्प करेगा दोनों कंट्रीज की डिफेंस फोर्सेस के बीच में। सेंटेंस में देखने वाली चीजें, तो ये पर्पस आपका सब्जेक्ट, वॉज आपकी वर्ब, ऑस्टेंसिबली आपको सारे सिनोनिम इसके लिख दिए मैंने साफ साफ जाहिर तौर पे, है ना, उसके सारे सिनोनिम्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रैप अप करना मतलब कंक्लूड करना, फिनिश करना किसी काम को जो आपने शुरू किया हो। इनेबलिंग, जो आपको इनेबल करे, समथिंग दैट मेक्स यू इनेबल टू डू समथिंग, समथिंग दैट इज अ सोर्स ऑफ पावर कुड बी कॉल्ड एन इनेबलिंग स्टफ, है ना, तो वो एक एडजेक्टिव है, वर्ब के एनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इंटरऑपरेबिलिटी, इसको मैंने तोड़ दिया है। इंटर एक एडजेक्टिव है मतलब बीच में, ऑपरेट एक वर्ब है मतलब ऑपरेट करना, एबिलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है ताकत। तीनों को जोड़ करके बनाओगे इंटरऑपरेबिलिटी। लास्ट में एबिलिटी आ रहा है तो ये वर्ड नाउन होगा, है ना, जिसके लास्ट में जो प्रीफिक्स पढ़ रहा हो, सफिक्स पढ़ रहा हो, उससे ही वो वर्ड की पहचान होती है। तो एबिलिटी एक नाउन है तो इंटरऑपरेबिलिटी भी एक नाउन होगा। इसका मतलब होगा योर एबिलिटी टू ऑपरेट इंटर, आपकी एबिलिटी दो कंट्रीज के बीच में ऑपरेशंस करवाने की, दैट इज कॉल्ड योर इंटरऑपरेबिलिटी। हर वर्ड को तोड़ करके समझा जा सकता है अगर आप इस ऑपरेशंस को इस तरीके से करते हैं ना, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं। कह रहा अदर एग्रीमेंट्स signed or reviewed included those in the areas of health and COVID-19 cooperation, building strategic petroleum reserves in the US, renewable energy, space, cyberspace, counter terrorism and counter narcotics। कह रहे दूसरे जो एग्रीमेंट्स थे जो साइन किए गए या रिव्यू किए गए उनमें शामिल थे, इंक्लूड थे वो वाले जो थे एरिया में हेल्थ और कोविड-19 कोऑपरेशन के, या फिर थे बिल्ड करने के बारे में थे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को अमेरिका के अंदर, या थे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, या स्पेस के बारे में, साइबर स्पेस के बाद में काउंटर टेररिज्म के बारे में, या काउंटर नार्कोटिक्स के बारे में। नार्कोटिक्स होती है ड्रग्स, है ना, तो ये सब स्पेस के अंदर सब जो है एरियाज में हमने कुछ एग्रीमेंट्स को साइन या रिव्यू किया अमेरिका के साथ। सिंपल सेंटेंस है, देखने वाला कुछ है नहीं। अदर एग्रीमेंट सब्जेक्ट इंक्लूडेड आपकी वर्ब। अच्छा, दोस्त क्या है यहां पे, 2 दिन पहले करवाया था। जब जब आपके पास वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आए, दे, देम और दोज में से आपको एक चूज करना होता है। कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट दो जो है ना दे बन के नहीं आएगा, या तो देम आएगा या दोज आएगा। यहां पे देम भी आ सकता था अगर ये पूरा का पूरा ना होता, समझ गए ना। तो ये इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड कोऑपरेशन, ये जो इसने बताया ना, इन एग्रीमेंट्स के बारे में बताया, एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इसकी वजह से यहां पे देम ना लगा के हमने दोज को लगाया है। 2 दिन पहले करवाया था। अपनी कॉपी खोलो, अपनी नोटबुक खोलो जो जिसमें आप नोट करते हो। In the joint statement they issued, the ministers also called on Pakistan to take immediate, sustained and irreversible action against cross-border terror groups on its soil and to bring to justice the perpetrators of 2008 Mumbai attacks and 2016 Uri and Pathankot strikes। कह रहे अपनी जॉइंट स्टेटमेंट्स में, अपने मिली जुली एक ऐलान में जो उन्होंने इश्यू भी किया, दोनों मिनिस्टर्स ने, चारों मिनिस्टर्स ने साथ ही साथ कॉल ऑन किया, साथ ही साथ डिमांड किया पाकिस्तान से कि वो टेक करे, ले फटाफट से और लंबे वक्त तक चलने वाला ऐसा एक्शन जो इरिवर्सिबल हो, जिसको वापस रिवर्स ना किया जा सके। तो सबने बोला पाकिस्तान को, एक तो आप जल्दी जल्दी लो ऐसा एक्शन, और ऐसा लो जो लंबे वक्त तक चले, और ऐसा लो जिसको आप फिर से बदल ना पाओ, ऐसा एक्शन लो। किसके खिलाफ लो? इन 3 चीजों के खिलाफ। पहली है, अगेंस्ट लगा के बता रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेरर ग्रुप्स पे जो इसकी सॉइल पे, इसकी मिट्टी पे चलते हैं। दूसरा, ये जस्टिस लेकर के आए उन परपेट्रेटर्स के लिए, उन गुनहगारों के लिए जो 2000 मुंबई 8 के अटैक के लिए, और 2016 के यूरी और पठानकोट स्ट्राइक्स के लिए, है ना। तो ये इन चारों मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान से डिमांड किया। आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीजें। सस्टेन्ड है,
वो ऐसी चीज होगी जो लंबे वक्त तक चलेगी, है ना। एंड्यूरिंग, लॉन्ग लास्टिंग, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस, ये क्या एडजेक्टिव है, सब इसके सिनोनिम है सस्टेन के। इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स ना किया जा सके। देखो रिवर्स एक वर्ब है, इसके आगे एबल नाम का सफिक्स लगाया जो एडजेक्टिव बनाता है। रिवर्स के आगे एबल लगाया तो बन गया रिवर्सिबल। अगर मैं इसके आगे इर लगा दूं, इर मतलब इसका मैं एंटोनिम बना रहा हूं, तो मैं यहां बना दूंगा इरिवर्सिबल, जिसको रिवर्स ना किया जा सके, है ना। इसके सिनोनिम क्या होंगे, इररिवोकेबल। इसका एक ही अच्छा सिनोनिम है, जिसको आप रिवोक ना कर सकें, इररिवोकेबल, या आप इसको परमानेंट भी बोल सकते हैं ना, परमानेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रेपरेटर्स वो होते हैं जो गुनहगार होते हैं, रॉन्ग डूअर्स होते हैं, मिसक्रेंट होते हैं, कल्प्रिट होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, किसी काम को करने वाले होते हैं, गलत काम को। कह रहे हैं हाउएवर द टाइमिंग एंड द टेनोर ऑफ द अमेरिकन प्रोनाउंसमेंट्स prior to the visit made it clear that the larger import of the visit for the Trump administration was about dealing with China। कह रहा है हालांकि जो टाइमिंग आई है, जो वक्त आया है ना, टाइमिंग, और जो टेनोर आया है, जो इंटेंट आया है, जो वक्त और जो इरादा है अमेरिका की प्रोनाउंसमेंट्स का, अमेरिका के ऐलानों का, और कब, प्रायर टू, पहले विजिट के, है ना। कह रहे हालांकि ये जो दोनों चीजें है ना, इन्होंने मेड कर दिया, साफ कर दिया इस चीज को, मेड इट क्लियर दैट, वो ये कि जो बड़ा इंपोर्ट था, जो बड़ा इंपॉर्टेंस था इस विजिट का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो था बारे में डील विद करने के, निपटने के चाइना के साथ। तो कह रहे हालांकि अगर बड़े स्केल पे आप देखो, सारा का सारा काम ट्रंप ने किया है चाइना से डील विद करने के लिए, चाइना को दो दो हाथ करने के लिए चाइना के साथ। टेनोर और टाइमिंग आपका सब्जेक्ट है, मेड आपकी वर्ब है। व्हेन यू मेक समथिंग क्लियर, आप उस चीज को साफ करते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, लेकिन इंपोर्ट का एक दूसरा मीनिंग भी होता है इंपोर्टेंस, है ना, महत्वपूर्णता। तो यहां पे आयात की बात नहीं हो रही है, इंपोर्ट मतलब इंपोर्टेंस। अच्छा, प्रोनाउंसमेंट मतलब ऐलान, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, ये सब प्रोनाउंसमेंट्स कहलाते हैं, है ना। डील विद करना, किसी से निपटना, टैकल करना, ग्रैपल विद करना, सब इसके सिनोनिम है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, प्रायर के बाद में टू आता है, ये आप जानते हैं। प्रायर के बाद में देन नहीं आएगा, प्रायर एक एडजेक्टिव है ना। तो प्रायर देन आप नहीं लिखते हैं, फिर भी इस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के आगे आप हमेशा टू लगाते हैं। ऐसे 6 एडजेक्टिव्स हैं, इनफैक्ट एक वर्ब भी है ना। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स और वो कौन सी वर्ब है जिनके बाद में हमेशा आपने टू को यूज करेंगे, देन को यूज नहीं करेंगे? मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, सोचो आप, फिर मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं। चलो, सुपीरियर, इंफीरियर। सुपीरियर मतलब बेहतर, इंफीरियर मतलब खराब, है ना। सीनियर और जूनियर। सीनियर मतलब आपसे आगे, जूनियर मतलब आपसे पीछे। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब सामने का हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब किसी चीज का पीछे का हिस्सा। और लास्ट से बचा क्या, प्रायर, और वर्ब है प्रिफर। ये सब के सब हमेशा अपने बाद में टू लेंगे, देन नहीं लेंगे। ये बार बार मैं करवाने का रीजन क्या है, देखो आप 10-20 बार 50 बार जब इस चीज को देख लोगे, सुन लोगे, सीख लोगे, इस पे क्वेश्चंस कर लोगे, फिर उसके बाद ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको, नेचुरली आपके दिमाग में आएगा। जूनियर देखोगे आप टू लगाओगे, सीनियर देखोगे टू लगाओगे। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। यही वो वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में मार्क्स को कटवाते हैं। चलो आगे बढ़े। कह रहे हाँ, इन एवरी इंटरेक्शन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो referred to the challenge from Beijing and of the need to build a counter coalition to the Chinese Communist Party and to further US Indo-Pacific policy in this regard। कह रहे अपने हर अर्ली इंटरेक्शन में, हर अपनी एवरी इंटरेक्शन में, है ना, हर अपनी बातचीत में अमेरिका के जो सेक्रेटरी थे ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने रिफर किया चैलेंज की तरफ जो था बेजिंग से, है ना, चीन से आने वाली चुनौती की तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रिफर किया, इशारा किया, और इशारा किया उस नीड की तरफ जो थी बिल्ड करने की एक जवाबी कोलिशन को। काउंटर मतलब जवाबी, कोलिशन मतलब गुट। तो एक जवाबी ग्रुप को, गुट को बिल्ड करने की नीड की तरफ रिफर किया। अब देखो जवाबी कोलिशन किसके सामने, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सामने। अच्छा, और किसकी तरफ रिफर किया, फर्दर करने की तरफ रिफर किया और आगे बढ़ाने की तरफ रिफर किया यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को इस रिगार्ड के अंदर, इस बारे के अंदर। तो अपनी हर बात में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो चाइना को ही बोल रहा था, चाइना की बुराई कर रहा था और बोल रहा था चाइना से चैलेंज आ रहा है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सामने हमें काउंटर कोलिशन बनाना है। समझ गए? ये इसकी वर्ब है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, रिफर्ड
काउंटर मतलब जवाबी, कोलिशन मतलब ग्रुप, यूनियन, अलायंस इसके नाउन के सिनोनिम है। फर्दर करना मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना। ये वर्ब नहीं है क्योंकि टू इन्फिनेटिव है, नकारा वर्ब है, कभी भी मेन वर्ब बन के नहीं आती। सिंपल सेंटेंस से आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाँ, इन इंडिया ही मेड अ रेफरेंस टू द इंक्रीजिंग aggression and destabilizing activity by China and mentioned Indian soldiers killed in clashes with the PLA on the LAC in June। कह रहे इंडिया में उसने मेक किया एक रेफरेंस को, इंडिया में उसने एक इशारा किया। रेफरेंस मतलब इशारा, मेक करना मतलब बनाना। तो इंडिया में उसने एक इशारा बनाया और किसकी तरफ? बढ़ते हुए एग्रेशन की तरफ और डीस्टेबलाइजिंग एक्टिविटी की तरफ, चाइना की तरफ से, है ना। जो दो तरह की गलत एक्टिविटीज आ रही है, एग्रेसिव एक्टिविटीज और डीस्टेबलाइज करने वाली, असंतुलन लाने वाली एक्टिविटीज। और कह रहा है उसने मेंशन भी कर दिया इंडियन सोल्जर्स को जो मारे गए थे क्लैशेस के अंदर पीएलए की आर्मी के साथ एलएसी के ऊपर जून के अंदर। तो इसने गड़े मुर्दे भी उखाड़े इंडिया में आकर के, है ना। चाइना की पॉलिसीज की तरफ इशारा किया और इंडिया के सोल्जर्स की तरफ इशारा किया जो कि मारे गए थे एलएसी के ऊपर। सिंपल सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ही इज टेकिंग द सेम मैसेज टू हिज नेक्स्ट स्टॉप्स। कह रहा यही मैसेज जो है ना वो टेक कर रहा है, सेम मैसेज को वो ले जा रहा है अपने नेक्स्ट स्टॉप्स की तरफ, अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो जहां जहां जाएगा ना वहां वहां यही बात करने वाला है अगेंस्ट द चाइना माइक पॉम्पियो। कह रहा इन कोलंबो एंड माले ऑन वेडनेसडे ही इज ऑल्सो विजिटिंग इंडोनेशिया। मिस्टर पॉम्पियो रेज द नीड टू काउंटर एंड प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स टू व्हाट ही कॉल्ड चाइना's बैड डील्स, वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी एंड लॉलेसनेस ऑन लैंड एंड सी। इस सेंटेंस में काम करो, ये बीच वाला अलग रख दो, ही इज ऑल्सो विजिटिंग इंडोनेशिया। फिर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। कह रहे कोलंबो में, श्रीलंका में और माले में, मालदीव में। कह रहे दोनों ही देशों में वेंसडे को पॉम्पियो ने रेज किया उस नीड को, पॉम्पियो ने उठाया उस जरूरत को जो थी काउंटर करने की, जवाब करने की और देने की ऑल्टरनेटिव्स को, विकल्पों को। और किसके लिए? जिसको उसने बोला चाइना की खराब डील्स, चाइना की वायलेशन, सोवरेनिटी की, संप्रभुता की और लॉलेसनेस ऑन लैंड एंड सी, जो अराजकता वो लैंड और सी पे फैलाता है। तो इन तीनों चीजों के लिए उसने बोला कि हमें एक ऑल्टरनेटिव को प्रोवाइड करवाना है और जरूरत है इनको काउंटर करने की। जहां जहां वो गया वहां वहां उसने बात की। अब बीच का देखो, ही इज ऑल्सो विजिटिंग इंडोनेशिया। तो कह रहे हैं वो इंडोनेशिया भी विजिट करने वाला है, जकार्ता में भी यही काम करने वाला है। समझ गए ना। तो कोलंबो में, श्रीलंका में, इंडिया में, न्यू दिल्ली में, माले में, मालदीव में, तीनों में तो ये बात कर चुका है। अब कह रहे इंडोनेशिया में भी जाएगा और यही बात करके आएगा। समझ गए। देखने वाली चीज, सोवरेनिटी होती है आपकी संप्रभुता, आपकी देश की यूं बोल दूं फ्रीडम, है ना। आपके अपने फैसलों को लेने की ताकत आपकी सोवरेनिटी होती है। लॉलेसनेस होती है, देखो सिंपल वर्ड है लॉलेसनेस, है ना। लॉलेस एक एडजेक्टिव, नेस लगाया, एक नाउन बना दिया। लॉलेसनेस मतलब अराजकता। इसके सिनोनिम बहुत अच्छे अपने पास। पहला है केओस, ये बार बार बताता हूं, ये सिनोनिम बहुत बार पूछे जाते हैं लॉलेसनेस के, है ना। केओस अराजकता। दूसरा है इसका एनार्की। तीसरा है इसका पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम तो बहुत ही अच्छा वर्ड है ना। अच्छा, इसका एक एंटोनिम है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है देखने में, शायद पहली बार में आपको अजीब सा लगे, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, अमन, चैन, पीस, है ना। तो लॉलेसनेस के सिनोनिम हो गए ये तीनों, अराजकता के। ट्रैंक्विलिटी हो गया इसका एंटोनिम। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर न्यू दिल्ली द विजिट by the US officials was a way to demonstrate that the bilateral relationship is foolproof and will grow regardless of the November 3rd election result। कह रहा न्यू दिल्ली के लिए जो विजिट है अमेरिका के अधिकारियों के द्वारा, वो थी एक रास्ता, एक वे, ये दिखाने का, डिमोन्स्ट्रेट करने का, वो ये कि जो दो तरफा रिलेशनशिप है, बायलैटरल रिश्ते हैं जो, वो पोल प्रूफ है। वो रिश्ते बिल्कुल भी इलेक्शन के हिसाब से नहीं बदलेंगे, पोल प्रूफ है और वो ग्रो करेंगे बिना रिगार्ड दिए, बिना इस चीज को तवज्जो दिए नवंबर 3 के इलेक्शन रिजल्ट्स को। तो दिल्ली ने दिखा दिया कि ये एग्रीमेंट्स करके, बैका, लिमका, ये सब एग्रीमेंट्स करके हमने इलेक्शन से फुल प्रूफ एक, है ना, रिलेशनशिप को अमेरिका के साथ बनाया। चाहे ट्रंप रहे चाहे ट्रंप ना रहे, ये रिश्ता रहेगा। समझ गए। सब्जेक्ट वो मिला रहे हो, सिंपल सेंटेंस है। अब देखो इस एग्रीमेंट की बात करते हैं। द बैका एग्रीमेंट साइंड इज एन इंपॉर्टेंट एडिशन टू इंडियाज डिफेंस and strategic capabilities, and it is significant that India-US ties have been reaffirmed now, given that it could take some months for US administration
टू रीस्टार्ट बायलैटरल एंगेजमेंट्स पोस्ट इलेक्शंस। कह रहे बैका एग्रीमेंट जिसको साइन किया गया, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होती तो ये क्या होती, सोचो इस चीज को, है ना। जो एग्रीमेंट साइन किया गया है पास्ट पार्टिसिपल, कह रहे वो एग्रीमेंट है एक इंपॉर्टेंट एडिशन। अच्छा, किस चीज के अंदर, इंडिया के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी में, इंडिया की सुरक्षा और रणनीति से जुड़ी हुई ताकतों में। तो ये एग्रीमेंट एक नया ताकत लेके आया इंडिया के लिए, कह रहा है। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है वो ये कि इंडिया अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो रीअफर्म हो गए हैं, फिर से मजबूत हो गए हैं अभी। और किस चीज को देखते हुए इस चीज को गिवन वो ये कि कुछ वक्त लग सकता है, इट कुड टेक सम टाइम, सम मंथ्स, है ना, कुछ महीने लग सकते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को रीस्टार्ट करने में दो तरफा एंगेजमेंट्स को इलेक्शंस के बाद। तो इलेक्शन के बाद क्या होता है, जनरली नई सरकार आती है तो वो कुछ महीनों के बाद शुरू करती है अपना जो है दूसरी कंट्री से रिश्ते बनाना, है ना। पर इंडिया ने एग्रीमेंट करके क्या दिखा दिया कि दूसरी सरकार आएगी चाहे कभी भी रिश्तों को बनाएगी, बस इस एग्रीमेंट से हमने ये रिश्ते बनेंगे, मजबूत होंगे, इस चीज को हमने रीफर्म कर दिया है। वो सरकार इस एग्रीमेंट को देखेगी तो सही ना, तो इस चीज को हमने रीअफर्म कर दिया इंडिया ने इस एग्रीमेंट के जरिए। अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें, मैंने आपसे बोला था ये वर्ब नहीं है, सोचो इस चीज को। बैका एग्रीमेंट साइंड, आप बोल दो सर ये बैका एग्रीमेंट की वर्ब भी तो हो सकती है ना, इजी क्यों है मेरे भाई। अगर ये वर्ब है तो इसको किसकी वर्ब बनाओगे तुम, इज सिर्फ और सिर्फ बैका एग्रीमेंट की वर्ब बन सकती है, सब्जेक्ट आपका पहले आएगा वर्ब से। अगर ये वर्ब बन गई तो ये वर्ब नहीं बनेगी। इससे मुझे पता लगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक एडजेक्टिव काम कर रही है। तो बैका एग्रीमेंट जिसको साइन किया गया है इज वो है एक इंपॉर्टेंट एडिशन, ठीक है ना। चलो आ जाओ, रीअफर्म करना, देखो अफर्म मतलब इंश्योर करना, पक्का करना, रीअफर्म मतलब फिर से पक्का करना, है ना। टू री इंश्योर समथिंग इज टू रीफर्म समथिंग। कह रहा व्हाइल वेलकमिंग देयर यूएस इंटरलोक्यूटर्स एंड टेकिंग टाइज फॉरवर्ड, however it is significant that the government has chosen not to enter into the comments made by Mr. Pompeo on India's China challenge, in keeping with New Delhi's stated policy that the LAC tensions are a bilateral matter। ये लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखें। कह रहा वेलकम करते हुए अपने अमेरिका के इंटरलोक्यूटर्स को, अमेरिका के ऑफिशियल्स को, अधिकारियों को जो बात करने आए हैं इंडिया के साथ, कह रहा उनको वेलकम करते हुए और रिश्तों को आगे ले जाते हुए, टेकिंग द टाइज फॉरवर्ड, कह रहा है ऐसा करते हुए। हालांकि हाउएवर ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, जरूरी बात है, दैट वो ये कि सरकार ने चूज किया है, सरकार ने विकल्प चुना है कि वो एंटर नहीं करेगा कमेंट्स में, वो किसी भी तरह की कमेंटबाजी नहीं करेगा। और कौन सी वाली, जो माइक पॉम्पियो कर रहा है, और किसके ऊपर, इंडिया के चाइना चैलेंज के ऊपर। तो सरकार ने क्या चूज किया, माइक पॉम्पियो को बोलने दो, हम चाइना की बुराई माइक पॉम्पियो और दुनिया के सामने नहीं करेंगे। अब देखो ये क्यों किया इंडिया ने, ये किया है कीप विद करने के लिए, बनाए रखने के लिए न्यू दिल्ली की उस स्टेटेड पॉलिसी को, न्यू दिल्ली की उस पुरानी ऐलान की हुई पॉलिसी को, जो कि ये है कि एलएसी टेंशन जो है ना वो एक दो तरफा मुद्दा है, दो तरफे मुद्दे को हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं उछालते, समझ गए। तो कह रहे बिल्कुल इन्होंने वेलकम किया अपने जो है गेस्ट लोगों का, पर उनके कमेंट के बीच में कमेंटबाजी नहीं की, क्योंकि एक स्टेटेड पॉलिसी है न्यू दिल्ली की जो दुनिया के सामने वो स्टेट कर चुका है कि मैं दो तरफा मुद्दों को कभी भी गला फाड़ के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है ना उनको नहीं बताऊंगा, समझ गए ना। यही फर्क है इंडिया और जो है पाकिस्तान में, और यही फर्क है इंडिया और चाइना के अंदर। चलो इसी सेंटेंस के अंदर देखते हैं दूसरी चीजों को जो अपने पास अलग से वर्ड्स आए हैं। इंटरलोक्यूटर्स, खबरी पे लोकू रूट आपने किया मेरे साथ, लोकू मतलब बात करना, इंटर मतलब मिड में। अगर आप मिड में बातचीत करते हो, दो लोगों के बीच में बातचीत करते हो, मीडिएटर का काम करते हो, तो आप इंटरलोक्यूटर कहलाते हो, समझ गए ना। इंटरलोक्यूटर मतलब मीडिएटर, बातचीत करवाने वाले, है ना। अच्छा, कीप विद करना, किसी चीज को, किसी काम को करते रहना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, है ना। अब देखो कीप विद को कीप अप विद से लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसका मतलब होता है टू रिमेन अपडेटेड विद समथिंग, और टू कंटिन्यू टू कॉम्पीट विद समथिंग। दो मतलब होते हैं इसके। कीप अप विद करना मतलब या तो किसी चीज के बारे में ताजा रहना, आई कीप अप विद द लेटेस्ट न्यूज, मैं नई न्यूज से अपडेटेड रहता हूं, है ना, अपडेट रहना। दूसरा मतलब होता है किसी से कंपीट करना, शी कैन नॉट कीप अप विद मी, वो मुझसे कंपीट नहीं कर सकती, मुझसे आगे नहीं आ सकती, समझ गए ना। तो दो काम होते हैं कीप अप विद के। कीप विद होता है किसी काम को जारी रखना, करते रहना। तो ये दोनों अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको अलग अलग आप मार्क करें, अप वाली अलग को, है ना। चलो आ जाओ।
कह रहे द कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर in response to Mike Pompeo's comments on China is also a sobering reminder that while India appreciates support from the US, it retains its strategic autonomy in dealing with threats and troubles with its biggest neighbor. ये सेंटेंस पूरे एडिटोरियल की सोल है, ध्यान से समझना इसको। कह रहे जो कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस आई है, कॉन्स्पिक्यूअस ऐसी चीज होती है जिसको आप नजरअंदाज ना कर सके। कह रहे जो चुप्पी आई ना, और ऐसी साइलेंस जिसको आप नजरअंदाज ना कर सके, बहुत ही क्लियर थी। और किसकी तरफ से? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की तरफ से। अच्छा, कब आई थी ये? रिस्पॉन्स में आई थी, जवाब में आई थी माइक पॉम्पियो के कमेंट्स के। और कमेंट किस पे थे? चाइना के। तो जब इसने चाइना की बात की, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बिल्कुल साइलेंट हो गए। उन्होंने कॉन्स्पिक्यूअसली अपनी साइलेंस को दिखाया। कह रहे ये जो साइलेंस है ना, ये एक सोबरिंग रिमाइंडर है, ये हम्बल करने वाली एक याद है हमारे लिए, दैट वो ये कि जहां इंडिया अप्रिशिएट करती है सपोर्ट को अमेरिका से, जहां इंडिया को अमेरिका से दोस्ती बहुत प्यारी है, वहीं ये रिटेन भी करती है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी फ्रीडम को डील विद करने में थ्रेट से और ट्रबल से, इसके सबसे बड़े नेबर के साथ, इस ड्रैगन के साथ। समझ गए ना? तो भले ही इंडिया चाहती है कि यूएस से सपोर्ट मिले और अप्रिशिएट करती है सपोर्ट को, लेकिन इंडिया हमेशा ये बोलती है कि अपने मामलों के अंदर हम तीसरे की दखलंदाजी नहीं चाहते। आप बोलना चाइना को जो बोलना बोलो, लेकिन हमें जो बोलना होगा हम चाइना से बोलेंगे। आपके सामने हमें बात करने से कोई भी मतलब नहीं है। तो अपनी ऑटोनॉमी को रिटेन करती है, अपनी संप्रभुता को, सोवरेनिटी को बनाए रखती है। समझ गए? देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। सोबरिंग, जो चीज आपको सोबर करे, सीरियस बनाए, रियलिस्टिक बनाए, जो आपको हम्बल बनाए, है ना, सोबर बनाए। अच्छा, एक वर्ड आया यहाँ पे, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वर्ड बहुत सिंपल है। ऑटोनॉमी वर्ड बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है आपका खुद का नॉमी। ऑटो मतलब खुद, नॉमी मतलब रूल, आपका खुद का राज, आपकी फ्रीडम। ऑटोनॉमी से जुड़ता मिलता जुलता एक वर्ड है ऑटार्की। ऑटोआर्की नहीं, ऑटार्की, ठीक है ना, ऑटार्की। ऑटार्की का मतलब होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑटार्की का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी के अंदर अपने हिसाब से फेरबदल करने की, या यूं समझ लो अगर आप पैसे से इंडिपेंडेंट हो, आप ऑटार्की रखते हो अपने पास, है ना। तो ऑटोनॉमी और ऑटार्की दोनों वर्ड्स हैं, इसी तरीके से बनते हैं, आपकी फ्रीडम के बारे में बताते हैं। बिगेस्ट के आगे द इसलिए नहीं लगा क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जिसको नजरअंदाज ना कर सकें। कॉपियस, सॉरी, नोटिसेबल, क्लियर, ब्लेजिंग, ब्लेटेंट, एपरेंट, सबका मतलब होता है नोटिसेबल। कॉन्स्पिक्यूअस से मिलता जुलता वर्ड है कॉपियस। इसका मतलब होता है प्लेंटी, या इसका मतलब होता है लॉट्स ऑफ, है ना, जिसकी क्वांटिटी इन एक्सेस हो, बहुत ज्यादा हो, वो कॉपियस होता है। तो कॉन्स्पिक्यूअस और कॉपियस दो अलग अलग वर्ड्स हैं। आ जाओ आज के क्विज पे। चलो, आजकल आप लोग शेयर दे रहे हैं वीडियोस को, इसी वजह से वीडियोस बहुत ज्यादा, कई वीडियोस आप देखेंगे वायरल हो रही हैं। अगर आप शेयर देते हो तो अपने आप यूट्यूब जो है लाइक और आपके शेयर्स देख करके वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करता है। जरूर से हेल्प करें चैनल को। आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से चैनल ग्रो हो रहा है पिछले 15 दिनों से। द न्यू ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज वुड हेल्प इंडिया डैश द चाइनीज एग्रेशन एंड डैश द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू काउंटर इट्स डैश एडवर्सरी। देखते हैं क्या करना है। पहले यहां देखते हैं इट्स डैश एडवर्सरी। देखो डेडलिएस्ट लिखा है मैंने, डेडलिएस्ट मतलब सबसे खराब, एडवर्सरी मतलब दुश्मन। तो यहां पे डेडलिएस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अगर सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो अपने आगे द लेगी, लेकिन द इसलिए नहीं लेगी क्योंकि यहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है। तो द डेडलिएस्ट तो आ ही नहीं सकता, है ना, द डेडलिएस्ट तो आ ही नहीं सकता। तो या तो डेडलिएस्ट आएगा यहां पे या यहां पे। समझ गए मेरी बात को? थर्ड वाले को देख के मैंने डिसाइड किया द डेडलिएस्ट नहीं आ सकता क्योंकि इट्स लगा हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, तो द तो आएगा नहीं। तो द वाले मैंने दोनों निकाल दिए, डेडलिएस्ट वाले दोनों ले लिए। अब इन दोनों में से एक आएगा। अब मुझे बताओ, हेल्प करेगी इंडिया को, वुड हेल्प इंडिया काउंटर करने में या टू काउंटर करने में? मेरे भाई दोनों ही सही है। हेल्प के बाद में स्यूडो पॉजिटिव वर्ब है, चाहे तो काउंटर लिखो चाहे टू काउंटर लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये दोनों ही सही हैं। अब बीच में देखो, काउंटर करेगी चाइनीज एग्रेशन को और कीप अप विद, टू हेल्प इंडिया काउंटर द चाइनीज एग्रेशन एंड कीप अप विद या कीप विद। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आप कीप विद करते हैं या कीप अप विद करते हैं? मेरे भाई आप कीप अप विद करते हैं। बताया था ना, कीप अप विद करना मतलब ताजा ताजा रहना, कीप विद करना मतलब किसी काम को बनाए रखना। टेक्नोलॉजीज को बनाना नहीं है, उनसे अपडेट रहना है। तो यहां पे कीप अप विद का यूज होने वाला है। तो डी इज योर आंसर। समझ गए ना? तो नई ट्रीटी आई है कंट्रीज के बीच में हेल्प करेगी इंडिया को कि वो काउंटर करे चाइनीज एग्रेशन को और कीप अप विद करे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि वो काउंटर कर पाए अपने डेडलिएस्ट एडवर्सरी को। ये काउंटर भी यहां सही है, टू काउंटर भी यहां सही है, लेकिन कीप विद यहां सही नहीं है, इसलिए बी आपका आंसर नहीं है। अगला देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट रिलेटिंग टू वर्ड्स पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम बताया था मैंने आपको, अराजकता है ना, अराजकता से रिलेटेड वर्ड कौन सा नहीं है इनमें से? तो पहला वर्ड है एनार्की, ये भी अराजकता होती है। ट्रैंक्विलिटी, ये अराजकता का बिल्कुल एंटोनिम है, इसका मतलब होता है शांति, अमन चैन। केओस, ये भी अराजकता होती है। डिसएरे, ये भी अराजकता होती है। एरे का मतलब होता है ऑर्डर, डिसएरे का मतलब डिसऑर्डर। कॉन्स्पिक्यूअस, इसका मतलब होता है साफ, क्लियर, एविडेंट, है ना। कॉन्स्पिक्यूअस का अराजकता से कोई कनेक्शन नहीं है। डी इज योर आंसर। तीसरा आ जाओ, माल्या वॉज मेड इन अ कोर्ट बाय लंडन पुलिस, यहां पे कुछ डालना है। एज ही गॉट मैनी इंडियंस बैंक्स डैश हिम ह्यूज लोन्स दैट ही नेवर रिपेड। माल्या को कोर्ट में लंदन पुलिस के द्वारा सरेंडर करवाया गया क्योंकि उसने कई बैंक से बहुत सारे बड़े बड़े लोन्स ग्रांट या सैंक्शन करवाए थे जिनको उसने कभी भी पे नहीं किया। दो दो पॉजिटिव वर्ब्स आई हैं, पहली आई है मेड, दूसरी आई है गेट। बहुत मुश्किल है सेंटेंस, ध्यान से देखना। मुझे बताओ माल्या को सरेंडर करवाया गया या माल्या ने सरेंडर करवाया? सर माल्या को सरेंडर करवाया गया, तो यहां पे आपको पैसिव यूज चाहिए, समझ गए ना। माल्या को सरेंडर करवाया गया, पैसिव के अंदर मेड टू आता है, मेड के बाद में टू नाम का इन्फिनिटिव आएगा ही आएगा। शी वॉज मेड टू डांस, बसंती वॉज मेड टू डांस बाय गब्बर, है ना। तो माल्या वॉज मेड टू सरेंडर इन अ कोर्ट बाय लंडन पुलिस। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। सी ए डी में से आपका आंसर है। अब देखो, एज ही गॉट मेनी बैंक्स, टू ग्रांट या ग्रांटेड, टू ग्रांट या ग्रांटेड। देखो गेट वर्ब के साथ में अगर आप इसको एक्टिव में यूज करना चाहते हो तो टू ग्रांट लगाओगे, है ना। ही गॉट मेनी बैंक्स टू ग्रांट हिम ह्यूज लोन्स। अगर आप बैंक के ऊपर काम करवाना चाहते हो तो ग्रांटेड लगाओगे। अब मुझे बताओ, बैंक ने लोन दिए या बैंक को लोन दिए गए? सर बैंक ने लोन दिए, मतलब बैंक एक्टिव में काम कर रहा है। तो एज ही गॉट मेनी बैंक्स टू ग्रांट हिम ह्यूज लोन्स। समझ गए ना। तो टू ग्रांट ये वाला आपका आंसर है और सी इज योर करेक्ट आंसर। अगर बैंक को लोन मिले होते, अगर बैंक के साथ कुछ और हुआ होता काम, तो यहां पे ग्रांटेड आता पैसिव के अंदर, लेकिन एक्टिव की बात हो रही है तो गॉट के बाद में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू ग्रांट इज योर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा टॉपिक है, पर इस पे प्रैक्टिस और फोकस दोगे तो बहुत सिंपल है। मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में। एक शेयर दें, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर समरीज और अपना स्कोर जरूर बताएं मुझे, है ना। आज का स्कोर क्या रहा। तब तक के लिए साइनिंग आउट।